Assalamu alaikum dear students. Lastly we started with Ostwald's dilution law. In case of what? Weak acids के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और वहां से जो एक्सप्रेशंस आपको मिले थे उनमें से एक एक्सप्रेशन है दैट वाज लाइक दिस, दैट वाज Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। जो Ka है इट इज नथिंग बट दिस वाज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। और ये जो C है दिस इंडिकेट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, और ये जो अल्फा था, अल्फा वाज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब अगर यही आप सिंपलीफाई करेंगे और दैट इज अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ Ka इंटू 1/C, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। Ka इंटू 1 मीन्स Ka डिवाइडेड बाई C, ये एक ही बात है। तो यहां से निकला अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। मगर आपको ये चीज भी पता होना चाहिए जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। Here solute is simply an acid, weak acid divided by volume of solution, ठीक है। यानी कि C is equal to number of moles of solute divided by volume of solution। अगर हम यहां पे assume करेंगे if N is equal to 1 mole, अगर आपने 1 मोल वीक एसिड का लिया, C जो है that is equal to 1 divided by V, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो V है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C, ठीक है। अब यही वैल्यू अगर आप इसमें फिट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू इस 1/C के बदले आप लिख सकते हैं सिंपली व्हाट इज कॉल्ड एज V। 1/C के बदले लिख सकते हैं V। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर वीक एसिड लेंगे आप, ठीक है, उसमें और सॉल्वेंट आप ऐड करेंगे यानी कि डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे। आपको यह भी पता है कि जो डाइल्यूशन है, ये थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करूंगा, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जब ऐड करेंगे आप सॉल्वेंट, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट विल ऑब्वियसली इंक्रीज, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि डाइल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक व्हाट विल हैपन टू अल्फा वैल्यू, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो इस इक्वेशन से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है किसका,
किसी भी वीक एसिड का ऑफ ए वीक एसिड, या आगे जाके हम पढ़ेंगे वीक बेस, इन जनरल वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोर एंड मोर molecules of weak acid undergo ionization। ठीक है, ये था एक पॉइंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। और आपने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लिखे आप, और अगर आप लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, एज पर ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इट इज इक्वल टू C टाइम्स अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, जब हमने ये सॉल्व किया था, इट वॉज इक्वल टू Ka इंटू वट इज कॉल्ड एज C। तो ये भी आप pH के लिए याद रखेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू कैलकुलेट pH। तो ये भी आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपके पास दो वीक एसिड्स है मगर उनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम है, मान लीजिए आपने एक वीक एसिड लिया, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, दूसरा वीक एसिड भी लिया है, उसकी कंसंट्रेशन भी आपने 1 मोल पर लीटर ली, ठीक है, मगर दोनों एसिड्स का अपना अपना Ka वैल्यू होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो हम उन दो वीक एसिड्स की स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, उसके लिए आप पहले ये चीज याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो है ऐसी, फॉर 2 एसिड्स, मगर कौन से एसिड्स? रिमेंबर दैट, फॉर 2 वीक एसिड्स, ठीक है, having the same molar concentration, ठीक है, मान के चलते हैं C जो है, C is constant and let me suppose 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर आप इन दो एसिड्स को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ K वैल्यू टू नो देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो हम क्या करेंगे? यू विल डू लाइक दिस, हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड H, और यहां पे लिखेंगे A1। मान लीजिए ये एक जनरल वीक एसिड है और इसको कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड, मान के चलते हैं HA, और इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे। ठीक है, देखो, एज पर ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ आपने अभी पढ़ा है कि इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी Ka, यहां पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरह जो HA2 है, इसका अपना एक्सप्रेशन है, दैट इज Ka2 डिवाइडेड बाय C, मगर यहां पे आपने लिखा है कि C जो है, C इज कांस्टेंट, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे you will be getting nothing but Ka1
डिवाइडेड बाय Ka2। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको दो वीक एसिड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। आपको दोनों वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, thus the relative strengths of the two acids of the two weak acids, I should say, मगर कंडीशन क्या है? having same molar concentration, ठीक है, can be compared, एक्सप्रेशन से ही पता चलता है, can be compared in terms of the square roots of their ionization constants। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा है कि एक वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1 और दूसरे वीक एसिड का है Ka2। ठीक है, इन्हीं का स्क्वायर रूट। अगर आपको ये दो वैल्यूज पता होंगे, ठीक है, यहां पे एक नंबर मिलेगा आपको, उसी से पता चलेगा कि जो Ha1 है ये कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है Ha2 से एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। अब बिल्कुल इसी तरह हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट वी कॉल एज वीक बेसिस। ठीक है, देखो दोस्तों, अब हमारा टॉपिक दूसरा होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेसिस। वो आप डिनोट करेंगे के और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल बी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंट वीक बेसिस होंगी उनका अपना अपना के बी वैल्यू होगा। तो जैसे आपने वीक एसिड्स को कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ के ए वैल्यूज, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स, बिल्कुल इसी तरह आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट वीक बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल एज के बी वैल्यू। ठीक है, यानी कि फिर से ऑस्टवाल्डिस डाइल्यूशन लॉ आप इसमें यूज करेंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे, इन केस ऑफ वीक बेसिस, इन केस ऑफ वीक बेसिस, the ionization constant ठीक है, ऑफ ए बेस, मान के चलते हैं हमने एक जनरल बेस बनाई बी और उसके साथ लिखा OH बेस in water may be represented as देखो हम ऐसे लिखेंगे, लेट मी सपोज यू हैव BOH, ये एक बेस है। ठीक है, एक्वस,
ये आपको रिवर्सिबली देगा। एक तो मिलेगा आपको इसका पॉजिटिव आयन मगर सॉल्वेटेड, प्लस आपको मिलेगा OH नेगेटिव, ये भी क्या है, सॉल्वेटेड। या दूसरा तरीका ये भी लिखने का है, दैट इज इक्वली करेक्ट। वो ये है कि BOH आपने लिखा, बेस, कोई भी वीक बेस जनरल, आपने इसमें वाटर ऐड किया, वो भी क्या, एक्सेस। आपको पता है कि सॉल्वेंट हम यूजुअली एक्सेस लेते हैं। रिवर्सिबली गिव्स व्हाट वी कॉल एज B पॉजिटिव AQ, और इसके साथ साथ आपको OH नेगेटिव भी मिलेगा बट एक्वेटेड, ठीक है, या सॉल्वेटेड। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। और ये भी आपको पता है कि ये जो BOH है, दिस इज नथिंग बट इट इज वीक बेस। वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में चाहे वो एसिडस हो बेसिस हो, उसमें इक्विलिब्रियम डेफिनेटली अटेन होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, लेट मी सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, वीक बेस। ये मान के चलेंगे हम, इट इज C मोल्स पर लीटर, यानी कि 1 मोल पर लीटर, 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, वाटर तो एक्सेस है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया, इसका मतलब है एट T इज इक्वल टू 0। आपने अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, तो ना ये प्रोडक्ट बना होगा ना ये प्रोडक्ट बना होगा, इसका मतलब है 0 मोल्स, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, या ऐसे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो उस वक्त BOH कितना बचेगा, C ऑलरेडी था, ठीक है। तो C अल्फा इसमें कैंसिल करेंगे, जैसे हमने वीक एसिड्स में किया था। तो ये कितना बना होगा, ये C अल्फा बन जाएगा और ये भी C अल्फा बन जाएगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज सिंपली डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, if degree of ionization is what, अल्फा। ये आप याद रखेंगे, यानी कि पर मोल अल्फा मोल्स अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, देखो जो यहां पे हमने लिखा है एट इक्विलिब्रियम, जरा आप मुझे बोलो इक्विलिब्रियम पे BOH की कितनी कंसंट्रेशन बच गई है, दैट इज C माइनस C अल्फा, ठीक है। B पॉजिटिव एक्वस की कितनी कंसंट्रेशन मिल गई है, C अल्फा। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी क्या है, C अल्फा के बराबर, ठीक है। अब कैन आई पुट इट लाइक दिस कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BOH, मगर कौन सी, एट इक्विलिब्रियम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं EQ इज इक्वल टू C माइनस C अल्फा। इसी तरह है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव जो एज अ प्रोडक्ट है एक्वस, वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू C टाइम्स अल्फा। इसी तरह है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव मगर AQ, दिस इज अगेन व्हाट वी कॉल एज C अल्फा, ठीक है। चूंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, आपको पता ही है कि इसमें लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for this reaction will be
विल बी गिवन बाय, जैसे आपने वीक एसिड्स में किया था बिल्कुल वैसे ही, बाय द रिलेशन। रिलेशन क्या है? दैट इज लाइक दिस। देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ टू थिंग्स, रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। मगर कौन सी कंसंट्रेशन? ये सभी कंसंट्रेशंस क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। आपको पता है कि आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता है एज पर कन्वेंशन, इसमें ये जो वाटर है ये आपने एक्सेस में लिया था, ठीक है। तो हम ये चीज याद रखेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेते हैं, इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमने ये एक्सेस में लिया है। तो ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपको मिलेगा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन जो है दैट विल रिमेन एज इट इज। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट इज अनदर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इन दोनों कांस्टेंट्स के बदले आप एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मींस कांस्टेंट। यहां पे आप लिखेंगे के और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे स्मॉल बी। व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस, ठीक है। ये जो के बी है, दिस के बी इंडिकेट्स व्हाट? दिस इज नथिंग बट दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट वी कॉल एज वीक बेस, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर देखेंगे, देखो दोस्तों, ये जो B है, दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B, दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। जब आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो B के बदले क्या लिखेंगे आप? C टाइम्स अल्फा, ठीक है, यहां पे है, इट्स लाइक दिस, B पॉजिटिव के बदले C टाइम्स अल्फा, OH नेगेटिव के बदले C टाइम्स अल्फा, BOH के बदले लिखेंगे C माइनस C अल्फा, ठीक है। सो आई विल पुट इट लाइक दिस, C अल्फा इंटू, यहां पे भी लिखेंगे हम C इंटू अल्फा और डिनोमिनेटर में लिखेंगे C माइनस C अल्फा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें आप कॉमन निकाल लीजिए, इट इज C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद के बी किसके बराबर निकलेगा? इट विल बी इक्वल टू, देखो ये C और एक C खत्म, तो यहां पे बचा न्यूमरेटर में C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचा 1 माइनस अल्फा। ये है एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? के बी। मगर जब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो उस अप्रोक्सीमेशन के बाद देखो यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि चूंकि ये बेस जो है इट इज वीक, अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे बट फॉर वीक बेसिस, फॉर वीक बेसिस आपको पता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, तो हम लिखेंगे अल्फा इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये 1 से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो
इसमें आप याद रखेंगे जो अल्फा है, अल्फा इज फॉर लेस देन 1। तो जो इस डिनोमिनेटर में लिख के है 1 माइनस अल्फा, ये आप 1 के बराबर ही लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है दैट इज जो 1 माइनस अल्फा है ये आप लिख सकते हैं 1 के बराबर। इसका मतलब यह है अल्फा कैन बी neglected, alpha can be neglected in the denominator, ठीक है। with respect to 1, आपको पता है कि अगर अल्फा वैल्यू 1 के बराबर होता है उसका मतलब होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज हुए। मगर वीक एसिड्स में चूंकि बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं तो ऑब्वियसली जो अल्फा का वैल्यू होगा ये 1 से बहुत कम होगा। तो यही वजह है कि जब आप 1 और अल्फा को कंपेयर करते हैं ऑन कंपैरिजन, ये आप लिख सकते हैं 1 के बराबर ही। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इट विल बी ओवर सिंप्लीफाइड, इट इज KB इज इक्वल टू, देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा लिख के है, सो आई कैन पुट इट लाइक दिस, it is simply equal to C times alpha स्क्वायर। यह है अप्रोक्सीमेशन के बाद, ठीक है। जब आप इसको और सिंपलीफाई करेंगे, व्हाट इज KB, अभी तक आपने पढ़ा दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट, ऑफ वीक बेस, कोई भी वीक बेस अगर हो। What is C? C is equal to concentration of weak base, ठीक है। What is alpha? Alpha is simply degree of ionization of what? weak base, ठीक है। अब आप इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो जो अल्फा स्क्वायर है, क्या हम अल्फा स्क्वायर KB डिवाइड बाई C लिख सकते हैं? यस वी कैन, ठीक है। मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, KB डिवाइड बाई C। और आपको पता है KB आप ऐसे भी लिख सकते हैं KB इंटू, और C के बदले आप लिख सकते हैं 1/C, ठीक है। C क्या है? एज प्रीवियसली टोल्ड टू यू, C जो है C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है किसके बराबर? N/V। अगेन इफ N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक बेस, अगर आप लेंगे 1 मोल, तो व्हाट इज C इक्वल टू? C इज इक्वल टू 1/V, और आई शुड से जो V है इट इज इक्वल टू 1/C, ठीक है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो 1/C लिख के है, क्या हम इसके बदले ऐसे भी लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू KB टाइम्स V, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जितना KB वैल्यू ज्यादा होगा अल्फा वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना KB वैल्यू ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी ज्यादा होगी, ठीक है। और यहां पे हमने V लिखा है, V का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आपने अभी पढ़ा कि जो डाइल्यूशन होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, अगर डाइल्यूशन आपने इंक्रीज की तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अल्फा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑन डाइल्यूशन, ये भी आप याद रखेंगे। ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ऑन डाइल्यूशन यानी कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स या वीक बेसिस, यहां पे लिखेंगे ऑफ वीक बेसिस। तो व्हाट हैपन्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वीक बेस के और फर्दर आयोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपके पास डिफरेंट बेसिस है, ठीक है, डिफरेंट बेसिस, वीक बेसिस, उनको कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ केबी वैल्यू, यानी कि आपको देखना है कौन सी वीक बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अदर। तो इसमें आप याद रखेंगे मोर द वैल्यू ऑफ केबी, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर इज द बेस। वीक बेस जो है वो रिलेटिवली बाकी वीक बेस से स्ट्रॉन्गर होगी। इसका मतलब यह है, इन अदर वर्ड्स, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक बेस की होती है ऑफ वीक बेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू ऑफ द वीक बेस। जिस वीक बेस का केबी वैल्यू जितना ज्यादा होगा, रिलेटिवली उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा था वीक एसिड्स में, बिल्कुल वैसे ही वीक बेसिस में भी है। एडिशनली देखो, एडिशनली यह है कि जो एक्सप्रेशन यहां पे आपने लिखा था, देखो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? C अल्फा। तो ये चीज आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, आप ये चीज लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये आपको काम आ जाएगा POH में या pH निकालने में, ये आप याद रखेंगे। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज कॉल्ड एज C टाइम्स अल्फा। ठीक है, अल्फा आपने अभी देखा, अल्फा जो है, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज KB डिवाइडेड बाय C। ठीक है, जब ये इसमें आप सबस्टिट्यूट करेंगे, यू विल बी गेटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू व्हाट C। ये वाला एक्सप्रेशन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है, दैट इज PKB। PKB क्या होता है? P के बदले आप लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ। ठीक है, वीक एसिड्स में मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ KB का ही दूसरा नाम है PKB। तो यहां पे आप याद रखेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB वैल्यू। जिस वीक बेस का PKB वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, दैट वीक बेस विल बी वीकर। ठीक है, अगर PKB वैल्यू कम होगा तो बेस जो है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहां पे आप ये कंक्लूड करेंगे, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी किसकी? बेस की, वीक बेसिस की। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। या तो क्वेश्चन में दे के होता है KB वैल्यू, तो आपको देखना है जो बड़ा KB वैल्यू होगा वही बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगी।
या तो वीक बेसिस का पीकेबी वैल्यू दे के होता है, ठीक है, जिस वीक बेस का पीकेबी वैल्यू कम होगा, ठीक है, वो बेस जो है दैट विल बी रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसी तरह हम इसमें अब दूसरा कंपैरिजन देखेंगे। अगर दो बेसिस दे के होंगी, लेट मी सपोज यू हैव टू बी, मगर कंसंट्रेशन सेम फॉर टू बेसिस वीक बेसिस, है, having same molar concentration, ठीक है, मान के चलते दैट इज C इज कांस्टेंट। आप दो वीक बेसिस लेंगे, 1 मोल पर लीटर ऑफ ईच, लेट अस सपोज, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 मान लीजिए ये बेस फर्स्ट है, डिवाइडेड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू, जितना अल्फा वैल्यू ज्यादा होगा ना, आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतनी ही ज्यादा होगी, तो आप अल्फा 1 के बदले ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस सपोज स्ट्रेंथ ऑफ बेस, और हम ऐसे लिखेंगे BOH और बाहर से लिखेंगे 1, ये कोई बेस है। इसी तरह इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ये दूसरी कोई बेस होगी BOH मगर बाहर से होल 2, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जो आपने अभी देखा, KB1 लिखेंगे इसमें, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, होल डिवाइडेड बाय, बिल्कुल ऐसे ही KB यहां पे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में 2 डिवाइडेड बाय इट्स कंसंट्रेशन। जरा अब आप मुझे बोलो, जब आप ये C और C कैंसिल करेंगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग KB1 डिवाइडेड बाय KB2, तो यह है अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2। यह है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू बेसिस, ठीक है, यू कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ KB वैल्यूज। तो जैसे आपने वीक एसिड्स में पढ़ा है, बिल्कुल ये वैसा ही है, तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, thus the relative strengths of the two bases having same molar concentration, ठीक है, can be compared in terms of the square roots of their dissociation, या I should say ionization constants, ठीक है। अब देखो इसमें ये कंक्लूड करेंगे हम फॉर वीक एसिड्स एंड व्हाट इज कॉल्ड एज वीक बेसिस। देखो इस टॉपिक का कंक्लूजन ये होगा, दिस इज द कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन क्या है, अगर आपके पास वीक एसिड्स है, ठीक है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करने के बाद आपको एक टर्म मिलती है Ka, ठीक है। व्हाट इज Ka? इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। दिस इज द कंक्लूजन प्लीज, है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज वीक एसिड, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट वीक एसिड्स का कंपैरिजन करना है, ठीक है,
तो उसके लिए आपको डिफरेंट Ka वैल्यूज दे के होने चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें याद रखेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है डिफरेंट वीक एसिड्स की, दैट इज रिलेटेड टू Ka। जिस वीक एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगा वो बाकी वीक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। ये हो गया Ka वैल्यू। और दूसरा होता है pKa वैल्यू। pKa वैल्यू ये क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इस केस में आप याद रखेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वीक एसिड्स की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। जिस वीक एसिड का pKa वैल्यू कम होगा, देखो Ka वैल्यू होना चाहिए ज्यादा मगर pKa वैल्यू होना चाहिए कम, ठीक है, वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सेम गोज विद व्हाट इज कॉल्ड एज वीक बेसिस, ठीक है। वीक बेसिस में Ka नहीं बल्कि Kb लिखते हैं। Kb क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट? वीक बेसिस, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। जिस वीक बेस का Kb वैल्यू ज्यादा होगा दैट विल बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी किसी वीक बेस की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। जिस वीक बेस का pKb वैल्यू कम होगा, ठीक है, दैट विल बी रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये था थोड़ा सा वीक एसिड्स और वीक बेसिस को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो द टॉपिक विल बी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर? pH की ओर। pH, कॉन्सेप्ट ऑफ pH अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अस्सलाम वालेकुम।